इस डिजिटल क्रांति के युग में इंटरनेट एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभा रहा है, जिसकी वजह से आप देश दुनिया में घटने वाली सभी घटनाओं को आसानी से तुरंत ही जान पाते हैं। इस वक्त भी आप मेरी आवाज़ को उसी इंटरनेट के माध्यम से ही सुन पा रहे हैं। जैसे जैसे इंटरनेट लोगों के पास आसानी से उपलब्ध होने लगी, वैसे ही लोग अपने अपने स्तर पे इसका इस्तेमाल करने लगे। कुछ लोग इंटरटेनमेंट के वीडियोस वगैरह बना करके आप तक पहुंचते हैं और कुछ लोग इसी तरह से प्रैंक के वीडियो बनाते हैं। और ऐसे ही प्रैंक वाली वीडियो पर आधारित आज की कहानी है। इस कहानी को सुनने के बाद आप अपना सिर पकड़ लेंगे, क्योंकि इस घटना को घटने के तुरंत बाद जैसे ही ये मीडिया में आई, वैसे ही ये इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी बन गई। एक ऐसी कंट्रोवर्सी जिसका आज तक सही रूप से खुलासा नहीं किया जा सका है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी को मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, इसलिए लाइक और शेयर करना ना भूलें। हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। मैं रोजाना आपको रात 9 बजे यहीं पर मिलूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मलेशिया का एक सबसे जाना माना शहर है कुआलालंपुर। इसी कुआलालंपुर शहर की मार्केट के बिल्कुल बीचों बीच एक कैफ़े बना हुआ है। इस कैफ़े का नाम है हार्ड रॉक। इसी हार्ड रॉक कैफ़े के अंदर सिटी आयशा नाम की लड़की, जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आई हुई थी, वो सभी का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी कि तभी एक वेटर अपने हाथ में केक लिए उसकी तरफ धीरे धीरे आ रहा था। जैसे ही वो सिटी के पास आता है, सिटी समझ जाती है कि ये केक ऑब्वियसली उसी के लिए है। वह बहुत ही एक्साइटेड होकर खड़ी हो जाती है। उनके साथ बैठे हुए उनके जो दोस्त थे वे भी खड़े हो जाते हैं। जैसे ही केक सिटी के पास पहुंचती है तो उनके सभी दोस्त उसे हैप्पी बर्थडे वगैरह गाना गा करके उसे विश करते हैं। यह सिटी आयशा का 25th बर्थडे था, जिसे वो अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रही थी। उस सेलिब्रेशन में बहुत सारे जाने माने टीवी शोज के प्रोड्यूसर और एक्टर्स भी मौजूद थे। उसे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका 25 साल पूरा हो चुका है और इतने सारे लोग उनके साथ में इस 25वें बर्थडे में खड़े होकर के उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। यदि उसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि आखिर वो इस जगह पर, इस मुकाम पर कैसे पहुंच गई। सिटी आयशा की लाइफ हमेशा से ऐसी नहीं थी। असल में इंडोनेशिया के एक जंगली इलाके में पैदा हुई सिटी आयशा और उनकी 2 बड़ी बहनें अपने माता पिता के साथ वहां पर रह रही थी। उसका परिवार इतना ज़्यादा गरीब था कि उनका घर भी ठीक से नहीं चल पा रहा था। उनके माता पिता रोज जी तोड़ मेहनत करते, फिर भी वो अपने तीनों बच्चों की सही से देखभाल नहीं कर पा रहे थे। इस कारण सिटी के माता पिता ने उसका स्कूल जाना छुड़वा दिया। अब स्कूल नहीं जाने के कारण सिटी अपने माता पिता के काम में हाथ बटा रही थी और किसी प्रकार से दिन दहाड़ी मजदूरी करके अपने घर का, अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थी। इस सब के बावजूद उसका परिवार अब भी उसी हालत में था जैसे वो पहले था। इस कारण उसके माता पिता ने यह डिसाइड किया कि जल्द से जल्द सिटी और उनकी दोनों बड़ी बहनों की शादी कर दी जाए। सिटी का हस्बैंड जो था वो ठीक नहीं था। जैसे ही एक बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद उसने सिटी को छोड़ दिया। अब सिटी उस बच्चे के साथ अपनी माँ के पास में ही रहने चली आई थी। बेचारी सिटी और उसके माता पिता, जो पहले से ही गरीबी के इस दलदल में ऐसे धंसे हुए थे कि उनका सही से गुजारा नहीं हो पा रहा था, और ऊपर से यह बच्चा भी जिसका पेट भरना था। अब सिटी ने यह डिसाइड किया कि अब उसे कमाना है, इसलिए वो अपने माता पिता से कहती है कि मैं अब बाहर जा कर के अपने और अपने परिवार के लिए कुछ पैसे कमा लूँ। आखिर सिटी इंडोनेशिया को छोड़ करके सीधा मलेशिया के कुआलालंपुर आ जाती है। वहाँ पर रहते रहते उसे एक होटल के अंदर वेटर की नौकरी भी मिल जाती है। अब वो एक ही चीज़ सोचती है कि किसी प्रकार ढेर सारा पैसा कमा करके वो अपने परिवार के लिए भेज सके। उसका सिर्फ एक ही सपना रहता है कि किसी प्रकार उसके पास बहुत सारे पैसे हों और उनकी लाइफ भी लग्जरियस हो जाए, क्योंकि वो अपने आसपास जितने लोगों को देखती है जिनमें एक्टर होते हैं, मॉडल होते हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, उसकी लाइफ बहुत ही लग्जरियस होती है। तो वो भी चाहती है कि किसी प्रकार उनकी लाइफ भी ऐसे ही हो जाए। इसलिए वो ट्राई करती है कि कहीं ना कहीं कोई लिंक हो जिसके जरिए वो टीवी शोज़ में मॉडलिंग करे, एडवर्टाइजमेंट वगैरह में काम करे, ताकि उसे बहुत सारा पैसा जल्दी जल्दी मिलता रहे। इसी सपने के साथ 2016 का समय आ जाता है। इसी बीच सिटी को पता चलता है कि आसपास के उस इलाके में
बहुत सारे ऐसे वीडियो प्रोड्यूसिंग स्टूडियोज़ हैं जहां पर लड़कियों की डिमांड है, लड़कियां काम करती है, वे ऐड फिल्म बनाती है, ऐड फिल्मों में काम करती है, वे मॉडलिंग करती है और अच्छे खासे पैसे कमाती है। इसलिए सिटी बहुत जल्द ही उसी स्टूडियोज़ में अपनी पोर्टफोलियो बना करके डाल देती है, ताकि अगर किसी को भी एक एक्टर या मॉडल की ज़रूरत पड़े तो उससे संपर्क कर ले। और ऐसा ही होता है, बहुत सारे स्टूडियोज से उन्हें बुलावा आता है और वो उनके लिए काम करना शुरू कर देती है। लेकिन शुरुआत में उन्हें बहुत अच्छा पैसा नहीं मिलता है, फिर भी वो अलग से यह काम कर रही थी, जिसके कारण उसे थोड़ी बहुत संतुष्टि मिल रही थी। ऐसे काम करते करते 2017 का समय आ जाता है, जब सिटी एक रोड के ऊपर प्रैंक वगैरह की वीडियो बना रही थी। तभी एक जेम्स नाम का लड़का उससे संपर्क करता है और उनसे आकर के कहता है कि मैं भी इसी प्रकार का वीडियोस बनाता हूं, यदि तुम हमारे साथ काम करोगी तो हम तुम्हें बहुत अच्छा पैसा देंगे। और वो इसके लिए मान जाती है। शुरुआत में जेम्स उसे अपने द्वारा बनाए हुए बहुत सारे वीडियोस दिखाते हैं और वो उनसे कहता है कि हम इसे कोरिया के रहने वाले लोगों के लिए बनाते हैं और वो सिर्फ वहीं के लोगों के लिए ही होती है और उन्हीं की भाषा में इसे डब किया जाता है। अगर तुम हमारे साथ काम करोगी तो तुम्हें बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे और तुम हमारे बीच में फेमस हो जाओगी। सिटी को तो ऐसी ही बातों की तलाश थी और वो उनसे पूछती है कि आखिर तुम मुझे कितना पैसा दोगे। तो जेम्स उन्हें बहुत सारे ऑफर्स बतलाता है, जिसे सिटी सुनकर हैरान हो जाती है। उन्हें लगता है कि इतना सारा पैसा मिलेगा, तो वो अभी के अभी सारे स्टूडियोज़ को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ जेम्स के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाएगी। इन सभी ऑफर्स को जानने के बाद सिटी जेम्स के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। जेम्स शुरुआत में छोटे छोटे प्रैंक के वीडियो में आयशा को रोल देता था और उनसे बहुत छोटे छोटे काम कराया करता था। फिर वो धीरे धीरे उनसे और बड़े काम कराने लग गया था, जैसे कि किसी को जा करके गले लग जाना या फिर किसी को जा करके किस कर देना इत्यादि, ताकि उसका जो भी डर है इस तरीक़ा से वो भाग जाए। और धीरे धीरे वो इस पर माहिर होती जा रही थी। एक वक्त ऐसा आता है कि उसके शरीर में माइक वगैरह लगा करके, कैमरे वगैरह लगा करके उसे प्रैंक के वीडियो में सम्मिलित किया जा रहा था। धीरे धीरे वो इतना एक्सपर्ट हो जाती है कि उसे इस काम में बहुत मज़ा आने लग गया था। सिटी इन सब कामों से बहुत खुश थी, उन्हें अच्छा पैसा मिल रहा था। एक दिन जेम्स उससे कहता है कि हमने तुम्हारा वीडियोस अपने बॉस को भेजा था, तो हमारा बॉस कहता है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। अगर तुम आने वाले कुछ समय में बहुत अच्छा काम करोगी तो तुम्हें जल्द ही हमारे इंडस्ट्रीज़ में जो फिल्में बनती है उसमें एक बहुत बड़ा रोल मिलेगा और तुम बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज़ बन जाओगी। इधर 12 फरवरी 2017 को जब सिटी अपना 25वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, यह सब कुछ जेम्स और उनकी सेलिब्रिटीज़ टीम ने अरेंज की थी। सिटी आयशा ने अपना 25वां बर्थडे का केक काट करके उन सभी लोगों को खिलाया। उसके बाद अगले दिन वे एक बहुत बड़े प्रैंक की वीडियो को शूट करने वाले थे, जिसके बारे में डिस्कस करते हैं। जेम्स उन्हें आगे बतलाता है कि कल हम एयरपोर्ट पर जाएंगे और वहां पर अपना एक प्रैंक का वीडियो शूट करेंगे, जिसमें से 3 कलाकार होंगे। एक कलाकार खुद सिटी आयशा होगी और एक और लड़की होगी जो उस वक्त वहां पर रहेगी। साथ ही साथ जो तीसरा कलाकार है उसके बारे में हम अभी तुम्हें नहीं बतलाएंगे, लेकिन वो हमारा ही कलाकार होगा, ताकि तुम उन्हें नहीं पहचानो और अचानक से तुम उनके साथ में जो भी प्रैंक करोगी वो एकदम रियल लगे। रात के 10 बज रहे थे। सिटी अब जेम्स से कहती है कि काफ़ी देर हो चुकी है, अब मुझे अपने होटल वापस जाना है, क्योंकि उसे अपनी माँ को भी फ़ोन करना था। सिटी वहाँ से निकल जाती है। जेम्स उनसे कहता है ठीक है, कल हम तुमसे मिलते हैं, अभी हम कुछ देर और रुकेंगे ताकि कल जो हम प्रैंक वीडियो शूट करने वाले हैं वो बहुत अच्छी तरह से शूट हो पाए, इसलिए कुछ देर हम रुक करके इसके बारे में और डिस्कस कर लेंगे। सिटी वहाँ से निकल जाती है और अपने होटल लौट जाती है। होटल लौटने के बाद वो अपनी माँ को फ़ोन करके कल वाली प्रैंक वीडियो के बारे में बतलाती है और उससे कहती है कल मुझे बहुत अच्छे पैसे मिलने वाले हैं, उन्हें $100 मिलने वाला था। इसके बाद वो अपने बेटे से भी बात करती है और बेटे से बात करने के बाद में फ्रेश होकर के वो अपने बेड में चली जाती है सोने के लिए। खैर 13 फरवरी 2017 का दिन आ जाता है। सुबह के 6 बज रहे थे। सिटी आयशा ने 6 बजे के अलार्म लगा रखे थे। जैसे ही अलार्म बजती है सिटी आयशा झट से उठती है और उसके बाद में नहा धो करके फ्रेश हो लेती है और फिर वो तैयार होने लग जाती है। वो काफ़ी एक्साइटेड थी क्योंकि उसका आज का यह वीडियो बहुत अच्छा बनने जाने वाला था,
क्योंकि उसने बहुत दिनों से इसके लिए रिहर्सल कर रखा था। फिर वो अच्छे कपड़े पहनती है और अपने मेकअप को भी बहुत अच्छी तरह से करती है। इसके बाद वो तुरंत से ही जेम्स को फ़ोन लगाती है। जेम्स उधर से फ़ोन उठा करके उससे कहता है कि हम सभी तैयार हैं और हम तुम्हें कुछ ही देर में तुम्हारे होटल के पास आकर के तुम्हें पिकअप कर लेंगे। इस बात के बाद आयशा और जितनी भी तैयारी करनी थी वो सब तैयारी में लग जाती है। लगभग 20 मिनट होते हैं कि जेम्स और उनकी पूरी टीम आयशा के होटल के नीचे पहुंच जाती है और वहां से पहुंचने के बाद में वे लोग सिटी आयशा को कॉल करते हैं। सिटी आयशा उधर कॉल उठाती है और उससे कहती है कि तुरंत हम आ रहे हैं। उसके बाद वो भागी दौड़ी नीचे की ओर आती है और उसके बाद में आए हुए उस टैक्सी में बैठ जाती है। टैक्सी में बैठते ही सिटी आयशा देखती है कि जेम्स के बगल में एक और लड़की बैठी हुई है और जेम्स उससे उसका परिचय कराना शुरू करता है और वो कहता है कि ये डवा टी हुआंग है और ये वियतनाम से है। ये भी आज के इस प्रैंक वाले वीडियो में तुम्हारे साथ काम करेगी। जैसे ही सिटी आयशा उसे ऊपर से नीचे देखती है तो उसे कुछ हंसी सी आ जाती है, क्योंकि उसने वैसे कुछ भी कपड़े नहीं पहने थे जिससे ऐसा लगे कि वो कोई सेलिब्रिटी है। उसने बहुत ही गरीब जैसे ड्रेस लगा रखे थे। फिर भी आयशा यह सोच कर के शांत हो जाती है और आगे कुछ नहीं बोलती है कि शायद आज के इस प्रैंक वाले वीडियो में उसे ऐसा ही कुछ रोल दिया गया होगा। जेम्स आगे बतलाता है कि हम आज कहीं और नहीं बल्कि कुआलालंपुर के ही एयरपोर्ट में अपना प्रैंक वाला वीडियो शूट करने वाले हैं। यह सुन करके सिटी आयशा बहुत खुश हो जाती है और उसके बाद जेम्स आगे कहता है कि हमने तुम दोनों को मिला दिया है, लेकिन जो तीसरा एक्टर है उससे हम तुम्हें नहीं मिलाएंगे, क्योंकि जब तुम यह प्रैंक वीडियो कर रही होगी उस वक्त काफ़ी भीड़ होंगे और ऐसे अवस्था में जब तुम उसके साथ प्रैंक करोगी तो उसे यह भी एहसास नहीं होगा कि कोई आया है और यह पूरी तरह से रियल लगेगा। उसके बाद वो कहता है कि जैसे ही हम एयरपोर्ट पहुंचेंगे उसके बाद हमारे क्रू मेंबर अलग अलग जगहों में अपने हिडन कैमरे लगा लेंगे और हम सभी एक लॉन्ज में जा कर के बैठ जाएंगे और वहाँ से हम तुम्हें निर्देशित करते रहेंगे। जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो हम तुम दोनों के हाथों में एक पाउडर लगा देंगे। सिर्फ तुम उस पाउडर को उस तीसरे एक्टर के चेहरे में जा कर के बारी बारी से लगाना है और उसके बाद में हम वहाँ पहुँचने पर तुम्हें बतलाएंगे कि किस जगह पर हम सारे लोग एक साथ मिलने वाले हैं। लगभग 9 बज रहे थे। वे सारे लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे। जैसे ही तीसरा एक्टर वहाँ पर अपनी बोर्डिंग पास लेने के लिए आता है, इधर से सिटी दौड़ करके उसके चेहरे पर पाउडर लगा करके रेस्टोरेंट की ओर भाग जाती है। ठीक इसके बाद डवा टी हुआंग भी दौड़ती हुई आती है और उस तीसरे एक्टर के ऊपर पाउडर लगा करके वह भी वहाँ से भाग जाती है। इधर सिटी वॉशरूम में जा करके अपने हाथों को धो लेती है और उसके बाद में तय किए गए जगह पर पहुँचती है जहाँ पर उनसे मिलना था। वो वहाँ पहुँचती है और काफ़ी देर इंतज़ार करती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता है। वह फिर जेम्स को कॉल करती है। अब जेम्स का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद वो टैक्सी लेती है और अपने होटल वापस लौट आती है। काफ़ी देर तक वो जेम्स का फ़ोन का इंतज़ार करती है। रात में वो बार बार अपने उस क्रू मेंबर्स को भी फ़ोन करती है जो उनके साथ अब तक काम कर रहे थे। साथ ही उस को एक्ट्रेस को भी फ़ोन लगाती है, लेकिन इन सभी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। यह सब करते करते ना जाने उसे कब नींद आ जाती है और वो सो जाती है। फिर अगले दिन यानी 14 फरवरी का दिन आ जाता है। वह सुबह उठती है और अपने फ़ोन को फिर से चेक करती है कि कहीं जेम्स का फ़ोन तो नहीं आया होगा, लेकिन उस समय भी जेम्स का फ़ोन नहीं आया हुआ होता है। वह परेशान हो जाती है। उसे लग रहा था कि शायद उसने बहुत ही घटिया एक्टिंग की होगी जिसकी वजह से ये सारे लोग परेशान हैं। यह 14 फरवरी का ही दिन था जिस दिन उसे कुआलालंपुर से वापस अपने घर जाना था। वो वहाँ से निकलती है और निकलने के बाद सीधे एयरपोर्ट पहुँच जाती है। जैसे ही वो अपने बोर्डिंग पास लेने के लिए एयरपोर्ट में जाती है, उधर वो देखती है कि दूर से 6 बंदूकधारी पुलिस ऑफिसर उसकी तरफ आ रहे हैं। उसे वो लगता है कि शायद कोई पीछे है जिसे वो लोग लेने आ रहे हैं, लेकिन जब वो पीछे पलट कर देखती है तो उसे कोई भी नज़र नहीं आता है। फिर वो देखती है कि वो सारे पुलिस ऑफिसर उसी के पास आए हुए हैं और वे सारे लोग मिल करके उसे हथकड़ी पहना देते हैं। इस पर सिटी एक पुलिस ऑफिसर से कहती है कि क्या ये प्रैंक वीडियो का ही एक पार्ट है,
तो वो पुलिस ऑफिसर बतलाता है कि नहीं, यह कोई प्रैंक वीडियो नहीं है, ये एक हकीकत है और हम तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। वह डर जाती है। अब उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। वह तो पहले से ही परेशान थी, क्योंकि जो डॉलर्स उन्हें मिलने वाले थे वे उसे मिलते भी नहीं हैं, और ऊपर से यह एक नया पंगा। जब वो पुलिस वालों से पूछती है कि आखिर उन्हें किस बात के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, तब पुलिस वाले उन्हें बतलाते हैं कि तुम्हारे हाथों एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, इसलिए हम तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। उधर डॉ टी हुआंग को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तो चलिए जानते हैं कि आखिर उस दिन क्या घटना घटी थी। इससे पहले कि हम उस घटना को जानेंगे, हम सबसे पहले जानते हैं कि जेम्स था कौन। जेम्स, जिसका असली नाम री जेऊ था, और उनके साथ जितने भी क्रू मेंबर्स थे वे सभी के सभी नॉर्थ कोरिया के खुफिया विभाग के एजेंट्स थे। उन्हें एक मिशन सौंपा गया था जिसके तहत एक व्यक्ति की हत्या करनी थी, और उन लोगों ने इसके लिए सिटी और डॉ टी हुआंग को चुना। सबसे पहले ये लोग उनके बीच में आकर के उनका विश्वास जीते। विश्वास जीतने के बाद में उन्हें प्रैंक वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, और जैसे जैसे वे लोग प्रैंक वीडियो में एक्सपर्ट हो गए, वैसे ही ये लोग घटना वाले दिन से 1-2 सप्ताह पहले ही डॉ टी हुआंग और सिटी आयशा को अलग अलग ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। और घटना वाले दिन जब इन दोनों को एक साथ उस प्रैंक वीडियो में शामिल किया गया, तब उनके हाथों में एक खास किस्म का कंपाउंड यानी कि VX नर्व एजेंट को अलग अलग करके उन दोनों लोगों के हाथों में लगा दिया गया था। यह वो कंपाउंड था जिसके मिलते ही उसमें से एक गैस फॉर्म होता है, और उस गैस के संपर्क में आने के बाद उस व्यक्ति की तुरंत ही मौत हो जाती है। और उस दिन भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही सिटी आयशा ने उस व्यक्ति पर एक कंपाउंड लगाया, वैसे ही डॉ टी हुआंग ने उसके हाथ पे लगा दूसरा कंपाउंड उसके गाल पर लगाया। अब गाल पर लगते ही ये दोनों कंपाउंड आपस में मिल गए, और मिलने के बाद एक गैस फॉर्म हुआ। जैसे ही वो व्यक्ति सांस लेता है तो वो गैस उस व्यक्ति के शरीर के अंदर चला जाता है, और उसे चक्कर आने लगता है, और वो वहीं पर गिर जाता है। यह सब कुछ वहाँ पर जो कर्मचारी बोर्डिंग पास दे रहे थे वे लोग देखते हैं, और तुरंत से सिक्योरिटी और मेडिकल स्टाफ को कॉल करते हैं। वहाँ पर मेडिकल स्टाफ और सिक्योरिटी आती ही है। अब उस व्यक्ति को एयरपोर्ट में बने मेडिकल हॉल में ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। डॉक्टर उनका चेकअप करता है। चेकअप करने के बाद में डॉक्टर कहता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद में उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम करने के बाद में यह खुलासा होता है कि उस व्यक्ति ने VX नर्व एजेंट नामक एक कंपाउंड से बनने वाले गैस को अपने शरीर में सांस के रूप में अंदर लिया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई है। दरअसल VX नर्व एजेंट 2 मुख्य कंपाउंड से मिलकर के बनाए जाते हैं। ये दोनों कंपाउंड जब आपस में मिल जाते हैं तो उसमें से एक गैस बनता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक होता है, और इसी VX नर्व एजेंट को एक केमिकल वेपन की तरह उस व्यक्ति की हत्या करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो चलिए जानते हैं कि वह व्यक्ति कौन था जिसकी हत्या इस केमिकल वेपन से की गई थी। उस व्यक्ति का नाम था किम जोंग नाम। वो दक्षिण कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के सौतेले बड़े भाई थे। वे 2003 में ही दक्षिण कोरिया से निर्वासन होकर के विदेशों में अपना जीवन गुजारा कर रहे थे। जिस वक्त ये लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं उससे पहले ही सिटी आयशा और डॉ टी हुआंग को उस कंपाउंड को अलग अलग दे देते हैं, और उनसे कहते हैं कि जिस प्रकार तुम्हें समझाया गया है तुम वैसा ही करना। उसके बाद में वे लोग टैक्सी से उतरते हैं, और उनका जो क्रू मेंबर है जो इनसे झूठ कहता है कि हम हिडन कैमरा लगा रहे हैं, बल्कि वे सारे लोग एक साथ उसी वेटिंग हॉल में पहुंच जाते हैं जहां से उनका 10 बजे का फ्लाइट था। जी हाँ, 10 बजे का उनका दक्षिण कोरिया के लिए फ़्लाइट था। ये सारे लोग 9 बजे और उसके बीच में जो भी घटनाएं हो रही थी उन सभी घटनाओं को मॉनिटर कर रहे थे, और जैसे ही ये कंफर्म हो जाते हैं वे लोग उसी वक्त 10 बजे के उसी दक्षिण कोरिया के फ़्लाइट से सवार होकर के वापस अपने देश आ जाते हैं। इस प्रकार वे लोग किसी के हाथ में नहीं आते हैं। और इधर जब ये सिटी आयशा और डॉ टी हुआंग ने अपना काम पूरा कर दिया, उसके बाद ये लोग एक तय जगह पर आ कर के उन्हें ढूंढते हैं।
इसलिए इन लोगों को जेम्स और उनकी जो टीम थी वे नहीं मिलते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार से डॉलर्स वगैरह जो मिलना था वो नहीं मिल पाता है। इधर डुआ टी हुआंग को और सिटी आयशा को गिरफ्तार करने के बाद में कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश करने के बाद में बहुत सारे सवाल जवाब होने के बाद कोर्ट इन दोनों लोगों को बरी कर देती है और इन दोनों लोगों को अपने अपने देश वापस भेज देती है। जब इस केस की छानबीन की जाती है तब पता चलता है कि जेम्स, जिसका असली नाम री जेऊ था, वो एक दक्षिण कोरिया का खुफिया एजेंट है और उनकी सारी टीम ने मिलकर इन दो लोगों को इस्तेमाल किया और एक बहुत बड़े व्यक्ति की हत्या की साजिश की और वे सारे के सारे लोग वापस दक्षिण कोरिया चले गए और इसे ही वहाँ के तानाशाह से जोड़कर देखा जा रहा था, जिस वजह से ये पूरी दुनिया में इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी का विषय बन गया था। यह सभी लोग जानते हैं कि दक्षिण कोरिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ भी घटना घटती है तो बाहर के दुनिया वालों को कुछ भी पता नहीं चल पाता है। वहाँ की सरकार कुछ भी चीज़ जिसे वो चाहती है कि इस देश के बाहर ना जाए, वो बाहर की दुनिया वालों को पता भी नहीं चल पाता है। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बतलाएं। धन्यवाद।